राइट। देखिए, ये इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आपके पास वोल्ट मीटर है ना, वो आपके पास एक ऑपरेटर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है वो? आप उसके ज़रिए से वोल्टेज मालूम करती हैं, ठीक है? अच्छा, अब वो जो ऑपरेटर है उसकी पूरी एक रेंज है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो वोल्ट मीटर है वो 1 वोल्ट से लेके, यानी लेट्स से बल्कि 0 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक आपको जो है वो रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है? अब आपने जब उस वोल्टमीटर के प्रॉब्स को आपने जब किसी सर्किट के अक्रॉस लगाया, उसने लेट से आपको 5.5 वोल्ट दिए, तो ये जो वैल्यू आई है, दिस इज इट्स आइगन वैल्यू। ये वो वैल्यू है जो आपको इन इन रिटर्न मिली है जब आपने एक एक जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो आपको पता होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब भी कोई चीज़ मेजर करते हैं, राइट, जो क्वांटिटीज़ एक्सपेरिमेंट में मेजरेबल हैं, हर उस क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है, राइट? और वो ऑपरेटर जब हम किसी स्टेट पर लगाते हैं, अगर वो स्टेट उस ऑपरेटर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ रखती है, तो वो आपको जवाब दे देती है। ये ऐसे ही है कि आप अगर फ़र्ज़ करें कि वोल्ट मीटर के बजाय आप वहाँ पे बैरोमीटर लगा दें और चाहें कि आपको हवा का दबाव मिल जाए, तो वो तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सर्किट का काम जो है वो एयर प्रेशर देना तो नहीं है। तो आप जो बैरोमीटर इस्तेमाल कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। वहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि अगर आप सर्किट में हैं तो या तो आप एमीटर इस्तेमाल करें या वोल्ट मीटर इस्तेमाल करें, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास अगर एक स्टेट है, अगर स्टेट में फ़र्ज़ करें कि स्पिन की इंफॉर्मेशन है ही नहीं और आप जाके स्पिन ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो वो आप ये कहते हैं कि आपने जैसे ही उस पर लगाया तो उसने आपको जवाब ज़ीरो दे दिया। इसका मतलब ये है कि वो जो स्टेट है वो उस स्पिन ऑपरेटर की आइगन फंक्शन नहीं है। अगर आइगन फंक्शन होती तो वो आपको कुछ ना कुछ जवाब मिल जाता, जो कि नहीं मिला। इसका मतलब है कि वो उसकी आइगन फंक्शन नहीं था, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह आप कोई भी ऑपरेटर ले लें, अगर आप उस स्टेट पे लगा रही हैं और अगर उस स्टेट में उस ऑपरेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। वो जवाब जो होगा वो उसकी आइगन वैल्यू होगी, यानी कि आप अगर कोई सिस्टम उस स्टेट में हो और आप उसकी वो प्रॉपर्टी जो ऑपरेटर है आपके पास, उसको आप अगर मेजर करना चाहें तो वो आपको ये वैल्यू देगा। जब आप उसका एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर लेते हैं तो वो आपको पता चलेगा कि वो वैल्यू आने के बेसिकली चांसेस क्या हैं, ये ख्याल रखिएगा। ये ऑपरेटर्स जो हैं वो बेसिकली आपको चांसेस, यानी कि उनकी वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर जो है वो आपको बताता है कि ये वैल्यू हासिल करने के चांसेस क्या हैं। तो ये मतलब है इस पूरी चीज़ का। तो आपके पास जिस तरह का भी ऑपरेटर हो, आपको देखना ये पड़ेगा कि वो जिस स्टेट पे लग रहा है वो स्टेट में वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद होगी तो वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो और वो मैथमेटिक्स में इस तरह होता है कि अगर वो उसका आइगन फंक्शन है, उसके पास वो वैल्यू मौजूद है, तो वो कांस्टेंट टाइम जो स्टेट होती है वो आपके पास वापस आ जाती है। तो आप ये कहते हैं कि ये इसका आइगन फंक्शन है, राइट? और जो कोएफिशिएंट आपके पास आया होता है वो उसका आइगन वैल्यू होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो अब बात आपकी कुछ वाज़ेह हुई। अब ये जो आप इस यस। पर्टिकुलर ऑपरेटर की बात कर रही थी, तो ये प्लस, ये इत्तेफाक है, ये डिस्क्रीट ऑपरेटर हैं, राइट? तो डिस्क्रीट ऑपरेटर होने की वजह से ये इधर आपको +1 देगा या -1 देगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये कुछ और नहीं देगा आपको। तो वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऑपरेटर टू ऑपरेटर चेंज होती हैं, इस वजह से कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑपरेटर टू ऑपरेटर चेंज होती है ना, इस वजह से। सर यस, पूछिए। सर हमारे पास जो आइसो स्पिन है, मतलब हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में स्पिन सेम ही रहेगा, सही है? सर हाइजेनबर्ग ने मतलब ये महज इस तरह कहा था, या ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में क्यों सेम नहीं रहते हैं? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में चार्ज का मसला है ना, प्रोटॉन पे चार्ज है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, तो वो सिमेट्री बरकरार नहीं रह रही है, फ़र्क हो रहा है ना। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में फ़र्क नहीं कर रहा, इस वजह से उन्होंने उसको अप और डाउन स्टेट कह दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन वो सिमेट्री ब्रेक कर रहे हैं ना, वरना
तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई फ़र्क ही नहीं होता, सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई फ़र्क ही नहीं होता। सर जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है ना, तो वो मतलब हमारे पास क्वर्क्स से रिलेटेड है ना। इससे तो क्वर्क्स तो हमारे पास अब मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटॉन तो, यस, तो सर मतलब वो अब बेसिकली जो आप प्रोटॉन प्रोटॉन कह लें, या बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे चले जाएं तो क्वार्क क्वार्क लेवल के ऊपर चले जाएं आप। सर मैं अगर क्वर्क क्वर्क के बारे में बात कर रहा हूँ तो सर वहां पर तो अप और डाउन डिफरेंट है ना, दोनों हाँ सेम थोड़ी है। तो यहाँ पर हम इसको आइसो क्यों कहते हैं, इसको आइसो स्पिन। देखिए, अब अगेन आपने थोड़ा सा किताब को गौर से नहीं पढ़ा। देखिए, आइसो स्पिन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वार्क के आइडिया से बहुत पहले आया था, समझ रहे हैं आप? ये आइसो स्पिन का जो आइडिया है वो मेरे ख्याल से 1930s का है, 30s या मिड 30s का। और क्वार्क्स के बारे में हमें अंदाज़ा होना शुरू हुआ है नियरली 1950s में। तो ये इनिशियल आइडिया था कि हम न्यूक्लियॉन्स का वर्ड इस्तेमाल किया गया कि भाई हम प्रोटॉन को एक हाइपोथेटिकल स्पिन स्पेस में, जिसको हम आइसो स्पिन कहें, उसको अप मान लें, उसको डाउन मान लें। वो तो जब क्वार्क्स मिलना शुरू हुए तो उन्होंने कहा अच्छा चलें, वो पुराना आइडिया है, क्या उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि हम अप और अप को प्लस जो है वो आइसोस्पिन प्लस असाइन कर दें और डाउन को माइनस असाइन कर दें, एंड लेट्स सी कि कैन वी एक्सप्लेन समथिंग। तो वो कुछ कुछ पैटर्न तक तो उन्होंने एक्सप्लेन किए, लेकिन जब आपको और दूसरे क्वार्क्स मिलना शुरू हुए तो फिर वो आइडिया इतना आगे नहीं चला। आप सिर्फ उन बैरियंस को या उन हेड्रॉन्स को, जिसमें हेड्रॉन्स में आपके पास बैरियन और मेसॉन दोनों आ गए, जिसमें कि ये अप डाउन या बहुत हुआ स्ट्रेंज क्वार्क तक हों, वो जो सारी फिज़िक्स है उसको आप ये आइसोस्पिन स्पेस के ज़रिए से या आइसोस्पिन जो कॉन्सेप्ट हैं से रिलेटेड, उसके ज़रिए से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप हायर क्वार्क्स की तरफ जाते हैं वहाँ पर ये आइडियाज़ इतने ज़्यादा वो नहीं रहते, मतलब आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यू नीड मोर मच बिगर ग्रुप्स, जिसमें जैसे मैंने आपसे कहा आपको SU6 ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें फ्लेवर ग्रुप कहलाता है वो। तो ये बात है। तो यकीनी तौर पे वो ये आइडियाज़ दोनों जो थे क्वार्क्स को असाइन करने के, और इनिशियल आइडिया कि अप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने अप और डाउन असाइन किया है, कि दो साइमल्टेनियस नहीं है, ये बहुत फ़र्क है, सालों का फ़र्क है। और यकीनी सर तौर इसका पे मतलब अब हम इस तरह से चीज़ों को डील भी नहीं करते हैं। सर इसका मतलब आइसो स्पिन का जो कंसेप्ट है वो सारे वो एग्जैक्ट नहीं है यार। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये किसी ने भी नहीं कहा कि वो एग्जैक्ट है। ये मैंने कहा ना, पैटर्न्स को डिफाइन करने का एक तरीका है, एंड दैट्स इट। सही है। ये फंडामेंटल नहीं है, स्पिन फंडामेंटल है, आइसोस्पिन फंडामेंटल नहीं है। ये इट इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड समथिंग, और वो समथिंग ये थी कि जो उस वक्त न्यूक्लियर फिज़िक्स चल रही थी, और फिर बाद में जो फर्स्ट थ्री फ्लेवर थे उनकी फ़िज़िक्स एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे की फ़िज़िक्स आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते उसके ज़रिए से। जी। सर आपने कहा कि हेलिसिटी ऑफ मैसिव पार्टिकल्स नॉट लॉरेंट्ज इनवेरिएंट, यस, इसका क्या मतलब है? बहुत वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, क्या हो गया, मेरा वन नोट जैम हुआ हुआ है। Second, मैं इसको शेयर तो करूँ, शेयर कौन सा? ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आज मेरा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। ओके, ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन वन नोट का? यस सर। ओके, देखिए, हेरिसिटी का देखिए मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपसे एक दफ़ा कहा भी था कि ये हैंडेडनेस कह लें, कि पार्टिकल चूंकि स्पिन कर रहे होते हैं तो हम स्पिन को इस तरीके से दिखाते हैं, और चूंकि पार्टिकल मूव भी कर रहे होते हैं तो हमारे लिए ये हेलिक्स बनाना
जो है वो मुनासिब रहता है। मिसाल के तौर पे अगर एक पार्टिकल है, हम उसकी हेलिसिटी इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि देखिए ये इसकी प्रोटॉन है, सॉरी प्रोटॉन कह रहा हूँ, मोमेंटम है, 3 मोमेंटम ले लें, अभी हम 4 की बात नहीं कर रहे, और ये इसकी स्पिन है, राइट। अच्छा आप देखें, ये मैंने इसको इस तरह बनाया है कि मेरा अंगूठा मोशन की डायरेक्शन में और मैं उंगलियों को कर्व कर रहा हूँ, राइट। इसमें आप देखें कि स्पिन की डायरेक्शन और मोमेंटम की डायरेक्शन दोनों पैरेलल है। सो हम इसको राइट हैंडेड हेलिसिटी कह सकते हैं। हेलिक्स, ये हेलिसिटी का वर्ड जो है वो हेलिक्स से आया है, ठीक है, इस तरह के, क्योंकि स्पिन को दिखाने का एक तरीका है ये। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको सामने से देखें, ये तो हम इसका साइड व्यू है ना, दिस इज द साइड व्यू। अगर आप इसको आप यहाँ जाके खड़े हों, ये तो मैं यहाँ से खड़ा हुआ देख रहा हूँ ना उसको, अगर मैं यहाँ से खड़ा हुआ देखूँ तो मुझे क्या लगेगा, और ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो मुझे ये लगेगा कि सामने से कोई चीज़ घूमती भी आ रही है। ये मैं इस तरह यूँ मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये लगेगा कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है। अच्छा, आप जो यहाँ पर देख रहे हों, अगर आप गौर करें तो आपको ये किस तरह दिख रहा है, आपको यानी कि आप अगर पार्टिकल हों, आपको ये जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपको वो दिख रही है, स्पिन दिख रही है, वो आपको क्लॉकवाइज दिख रहेगी। ये फर्क समझ में आया आपको? नो सर, ये क्लियर नहीं हुई है पॉइंट। ये कैसे सामने होते तो बताना मुश्किल आसान था। देखिए फ़र्ज़ करें जैसे कि हम अगर पार्टिकल होते तो हमारे लिहाज से फ़र्ज़ करें कि पार्टिकल इस तरह स्पिन कर रहा है, सही है, ये बात समझ में आई कि यस सर। हम अगर यस पार्टिकल सर। हों तो हमारे लिहाज से हम जो पार्टिकल हैं वो इस तरह क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यस सर। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं बजाय इसको यहाँ से देखने के, इसको मैं सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, मतलब जिस तरफ हम जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो ये मुझे बजाय क्लॉकवाइज के ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ये समझ में आ रहा है आपको? कुछ आइडिया क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ करें कि जैसे मैं एक पार्टिकल हूँ, मेरी एक एक हेलिसिटी है, फ़र्ज़ करें कि क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, ठीक है। एक ऑब्जर्वर था, वो पहले पार्टिकल के साथ उसने कहा ठीक है, तुम जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वो उसको दिमाग में आया, उसने स्पीड बढ़ाई, वो बढ़ा के यहाँ पहुँच गया आके, ठीक है। अब जब यहाँ पहुँचा तो हैरान हो गया, अरे तुम्हारी तो हेलिसिटी फ्लिप कर गई, अब तुम बजाय क्लॉकवाइज घूमने के एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हेलिसिटी जो है वो कंजर्व नहीं रही। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो पार्टिकल था ना, ये मैसिव पार्टिकल था, ठीक है। अच्छा, मैसिव पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से तो नहीं चल सकते, उनकी स्पीड बहरहाल अप्रोच कर सकती है स्पीड ऑफ लाइट से, लेकिन स्पीड लाइट को पहुंच नहीं सकती या उसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो मिसाल के तौर पे बस समझें कि इस ऑब्जर्वर में और इस पार्टिकल की स्पीड में ज़रा से फ़र्क था, बस इतना फ़र्क था कि ये इससे आगे निकल के पहुंच गया, लेकिन इस ऑब्जर्वर की स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट से कम ही रही, लेकिन इसके मुकाबले में ज़रा सी ज़्यादा थी कि इसने आगे आगे बढ़ के देख लिया कि क्या अब इसकी हेलिसिटी कैसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैसिव पार्टिकल्स हैं उनकी हेलिसिटी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है, वो आपको उल्टी दिखाई देगी अगर आप उनको क्रॉस कर जाएं। ऑन दी अदर हैंड, फर्ज करें कि यही पार्टिकल फोटोन हो, उसकी एक एक हेलिसिटी होगी, लेट से अगेन वो आपको जो है एंटी लेट से क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप कभी भी एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम डिफाइन नहीं कर सकते कि जो इस फोटोन को क्रॉस कर जाए, इसके रेफरेंस फ्रेम को क्रॉस कर जाए। यू कांट, राइट, क्योंकि फोटोन की स्पीड खुद स्पीड ऑफ लाइट है एंड यू कांट एक्सीड इट। तो आप कभी भी भाग के जाके फोटोन को यहाँ खड़े होकर नहीं देख सकते, राइट। तो फोटोन कह लें या मैसलेस पार्टिकल कह लें, कोई भी मैसलेस पार्टिकल हो, अगर वो मैसलेस है तो उसकी हेलिसिटी जो है वो इंटैक्ट रहेगी अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ऑब्जर्वर
भाग के यहाँ से यहाँ गया, कि बेसिकली इसने क्या किया, ये इसने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किया जिसे हम लॉरेंस बूस्ट कहते हैं। वो भाग के यहाँ आ गया और फिर उसने देखा ओ इसकी तो हेलिसिटी फ्लिप कर गई है, ठीक है, राइट। तो ये ऐसा होगा मैसिव पार्टिकल के साथ, क्योंकि मैसिव पार्टिकल के साथ आप ये हमेशा ये डिफाइन एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि उस पार्टिकल के स्पीड से ज़्यादा हो तो वो आपको उसकी स्पिन फ्लिप होती हुई दिखाई देगी, स्पिन कह रहा हूँ हेलिसिटी फ्लिप होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर एक पार्टिकल मैसलेस पार्टिकल है, उसमें आप कोई ऐसी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते या कोई ऐसा ऑब्जर्वर डिफाइन नहीं कर सकते कि जो उसकी स्पीड को क्रॉस कर जाए और उसकी हेलिसिटी फ्लिप होता हुआ देखे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये वजह है। तो हेलिसिटी फॉर द massless particles are not Lorentz invariant, but for the massless particle it is. बात क्लियर हुई? तो सर अगर कोई मैसिव पार्टिकल लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करने लगे तो फिर हो वो ही नहीं सकता ना, लॉरेंस relativity doesn't allow it, or natural laws doesn't allow that particle to move at the speed of light if it has mass, full stop। वो लॉरेंस कोन याद है ना आपको? यस लॉरेंस सर कोन में यस आप सर यस सर उस कोन के जो एजेस हैं ना, जिसे हम लाइट कोन कहते हैं, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आपने उसको क्रॉस करने की कोशिश की तो आप कॉजैलिटी ब्रेक कर रही हैं। यू विल गो टू जिसे हम एल्सवेयर कहते हैं, जहाँ पे कॉजैलिटी ब्रेक कर जाती है। कॉजैलिटी ब्रेक करने का मतलब तो आप समझती हैं ना कि एक कॉज और इफेक्ट होता है ना, कॉज हुआ नहीं और इफेक्ट होने लगे तो वहाँ पे फिर फिजिक्स के लॉज तो ब्रेक डाउन कर जाएंगे ना। यू कांट एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट। देखिए मैंने बहुत पहले आपको एक बहुत पते की बात बताई थी, मैंने भी कहीं पढ़ी थी तो आपको बताई थी कि देखिए स्पीड ऑफ लाइट, लेट्स से हम कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आखिर यही क्यों है? द आंसर इज, हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वहाँ कॉजैलिटी को इंटैक्ट रखने के लिए जो एक मैक्सिमम स्पीड अलाउ की जा सकती है वो ये है। अब मुझे इसका जवाब नहीं मालूम कि हमारी यूनिवर्स में ऐसा ही क्यों है। हो सकता है किसी अगर लेट्स से जैसे इन्फ्लेशन के जो बाज़ फॉर्म हैं जिसे हम इंटरनल इन्फ्लेशन कहते हैं कि हमारी यूनिवर्स के अलावा भी यूनिवर्सेस पॉसिबल हैं, तो हो सकता है वहाँ पर कॉजैलिटी को, अगर वहाँ पर फिज़िकल लॉज इसी तरह काम कर रहे हैं और लाइफ मौजूद हो, तो वहाँ हो सकता है कि कॉजैलिटी को इंटैक्ट रखने के लिए शायद कोई और स्पीड इससे ज़्यादा मुमकिन हो या इससे कम मुमकिन हो, राइट। तो ये कॉजैलिटी है, याद रखिएगा, ये कॉजैलिटी है जो डिसाइड कर रही है कि क्या मैक्सिमम स्पीड हो सकती है। तो जब भी कोई आपको ये चीज़ जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, इफ़ एनीबडी ट्राई टू सेल यू द आइडिया दैट समथिंग हैज़ क्रॉस्ड द स्पीड ऑफ लाइट, he or she will be bullshitting with you। You cannot, otherwise you will be breaking the causality rule। cause और effect, राइट। एक कॉज होता है, आपने एक बॉल फेंकी, बॉल पकड़ी गई, बॉल फेंकने से पहले पकड़ी नहीं जा सकती है। तो कॉजैलिटी डिसाइड करती है कि ये चीज़ें कैसे बनेंगी। तो जो लॉरेंस कोन है वो एग्जैक्टली कॉजैलिटी के रूल के ऊपर बनी हुई है। तो वो जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफाइंड हो रही है कॉजैलिटी के ऊपर। तो ये याद रखिएगा, मैक्सिमम स्पीड जो हमारे यूनिवर्स में जहाँ पे कि कॉजैलिटी ब्रेक नहीं होगी वो स्पीड ऑफ लाइट है, या फॉर एग्जांपल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसको एक्सीड करेंगे यू विल बी ब्रेकिंग कॉजैलिटी। एनी अदर क्वेश्चन? सर सर पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था चार्ज कंजुगेशन के हवाले से। सर क्या? ये जो चार्ज कंजुगेशन है ये जैसे हम क्लासिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं उसी हिसाब से, या यहाँ पे आके इसका कॉन्सेप्ट चेंज होता है? नहीं, ये ऐसा ही है कि आप एक पार्टिकल को उसके एंटी पार्टिकल के साथ रिप्लेस कर दें। एंटी पार्टिकल का मतलब ये होता है कि उसके सारे क्वांटम नंबर्स आप रिवर्स कर दें। क्वांटम नंबर्स में चार्ज भी आ जाता है। तो अच्छा सर। एग्जैक्टली ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन को उसके एंटी पार्टिकल यानी कि जिसको हम एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं उससे रिप्लेस कर दें तो उसका
उसकी स्पिन वगैरह तो सेम रहेगी, लेकिन उसका चार्ज बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ, मास वगैरह के ऊपर असर नहीं पड़ता, लेकिन बाकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कॉन्जुगेशन हो जाती है। जी नायला, आप क्या पूछ रही थी? सर ये आपने बताया राइट हैंडेड न्यूट्रिनोज जो है वो पैरिटी इनवेरिएंट होते हैं अंडर वीक इंटरेक्शन, तो ये चीज समझ में नहीं आई थी। क्या कहा आपने? राइट हैंडेड न्यूट्रिनो? राइट हैंडेड न्यूट्रिनो जो है वो पैरिटी इनवेरिएंट होते हैं अंडर वीक इंटरेक्शन। एक सेकेंड, देखिए राइट, एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि राइट हैंडेड न्यूट्रिनोज हमें आज तक मिले नहीं हैं, और इसकी वजह से काफ़ी बड़े मसले खड़े हुए हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम स्टैंडर्ड मॉडल में जो मैथ्स डिफाइन करते हैं ना, उसकी एक टर्म होती है लैग्रेंजियन में, वो इस तरह लिखी जाती है, वाई आई जे साई बार लेट्स से हिग्स साई, ये लेफ्ट और ये राइट। ये एक नंबर है, राइट, सम नंबर जो आप एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं। इनको हम जुकावा कपलिंग्स कहते हैं, जो हैरी जुकावा था, जो आपने शायद पहले चैप्टर में उसका नाम पढ़ा हो। इसमें ये मैंने साई बनाए हैं, ये बेसिकली फर्मियोन मैसेज हैं, फर्मियोन वेव फंक्शंस कह लें, या फर्मियोन फील्ड्स हैं। तो ये राइट हैंडेड और ये लेफ्ट हैंडेड, और ये हिग्स के साथ इंटरेक्शन होता है इनका। हिग्स, मैं बस सिंपल भी बता रहा हूँ, बस इसको आसानी की बात समझें कि ये पार्टिकल जब हिग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से ये एक पार्टिकल आ रहा है, यहाँ पे इसका वास्ता हिग्स फील्ड के साथ पड़ा, दिस इज हिग्स फील्ड। फर्स्ट करें कि ये लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल था, जब हिग्स फील्ड के साथ ये इंटरेक्ट करेगा तो इसकी हैंडेडनेस चेंज हो जाएगी, ये लेफ्ट से, यानी कि ये साई एल था, ये साई आर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इनकी हेलिसिटीज चेंज होती रहती हैं एच की वजह से, राइट। अगेन देखिए, हिग्स से इंटरेक्शन से पहले इनकी हेलिसिटी जो है, ये समझिए कि हिग्स से इंटरेक्शन से पहले ये मैसलेस थे, राइट। इंटरेक्शन हुआ, हमने देखा कि जो मैसिव पार्टिकल्स हैं उनकी हेलिसिटी फ्लिप कर सकती है, तो वो फ्लिप कर गई, ठीक है। तो इवेंचुअली होता क्या है कि हम ये कहते हैं कि वाई आई जे, और ये इसकी वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाती है हिग्स की, एंड साई बार आर साई एल, ये हिस्सा जो है, दिस विल बी द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। अब ये साई आर साई एल, ये अप अप राइट और अप लेफ्ट हो सकते हैं, डाउन राइट डाउन लेफ्ट हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तमाम तरह के लेफ्टॉन्स और स्लेफ्टॉन्स आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। और करस्पॉन्डिंगली ये जो मैंने आई जे डाला, मुझे फिर आई यहाँ पे डालना चाहिए, आई, और यहाँ जे डालना चाहिए। आई और जे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये क्वार्क्स हैं तो 1 से 6 तक जा रहे हैं। इसी तरह अगर ये लेफ्टॉन है तो ये 1 से 3 तक जाएंगे। अच्छा, ये जो टर्म है इस तरह की, ये आप इलेक्ट्रॉन के लिए, म्यून के लिए, टाओ के लिए तो आप डिफाइन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट डिफाइन द सेम टर्म फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट राइट दिस टर्म लाइक दिस। मैं न्यूट्रिनो के लिए मैं अगर यूँ बनाऊँ कि राइट और ये लेफ्ट, और मैं यहाँ पे आई डाल दूँ, आई एंड जे स्टैंड फॉर 1 2 3, ये मतलब अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ राइट हैंडेड न्यूट्रिनो हमें मिला नहीं कभी भी। तो ये स्कीम जो है वो न्यूट्रिनो के लिए काम नहीं करती है। मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा कि वो जो मैंने ये पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल किया है वो एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में किया है। इसमें ये हो सकता है कि देखिए, जो वीक इंटरेक्शंस हैं वो 2 काम करते हैं, बल्कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब वीक इंटरेक्शंस जो हैं वो ये करते हैं कि इंटरेक्शंस दे वायोलेट पैरिटी। ये पैरिटी जो है वो वायोलेट करते हैं। तो सिर्फ ये पैरिटी वायोलेट ही नहीं करते, बट दे आल्सो वायोलेट सीपी, यानी कि चार्ज एंड
पैरिटी ऑपरेट यानी कि जो सिमेट्री है वो इन दोनों को भी जो है वो मैक्सिमल तरीके से वायलेट करते हैं। बाकी तमाम फोर्सेस पैरिटी की या रिस्पेक्ट करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी, स्ट्रॉन्ग भी, राइट। और इसी तरह वो चार्ज और पैरिटी है उसकी भी उन सिमेट्रीज की भी वो रिस्पेक्ट करती हैं। लेकिन वीक इंटरेक्शन जो हैं वो चार्ज पैरिटी की या जिसे हम सीपी कहते हैं आमतौर पे, हम वी कॉल देम सीपी, तो या सीपी ऑपरेटर्स कहलाते हैं या सीपी सिमेट्रीज कहलाती हैं। तो वीक इंटरेक्शन वायोलेट चार्ज एंड पैरिटी या सीपी सिमेट्री, ये मैक्सिमली तौर पे वायोलेट करते हैं, ठीक है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये बनती है कि राइट हैंडेड पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास मौजूद नहीं, क्योंकि देखिए जब आप एक्सीड करेंगे ना, मतलब जब आपकी हेलिसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि वो जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास उनकी यानी कि वो अगर क्लॉकवाइज थे फर्ज करें तो वो दूसरी तरफ जाके जो दूसरा ऑब्जर्वर ने देखा तो वो जो है लेट से काउंटर क्लॉकवाइज हो गए, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर जब लोगों ने काम किया था, उस्मान सलाम वगैरह ने थ्योरी लिखी, तो न्यूट्रिनोज जो थे वो मैसलेस समझे जा रहे थे। तो इस तरह की कोई भी टर्म न्यूट्रिनोज के लिए डिफाइन ही नहीं की गई, बिकॉज के न्यूट्रिनोज मैसलेस थे। अच्छा, जब ये सारा कुछ हो भी गया तो आज तक हमें राइट हैंडेड न्यूट्रिनो कभी नहीं मिल के दिए, आज तक तलाश जारी है। अगर राइट हैंडेड न्यूट्रिनोज मिल जाएंगे तो फिर हम शायद ये कह सकें कि ओके लेट्स सी कि क्या हम इन दोनों को मिला के इस तरह की चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर फर्ज करें राइट हैंडेड न्यूट्रिनो मिल जाता है तो जो हमारे पास एक मैकेनिज्म है जो जिसको मैं कह रहा हूँ सीसॉ मैकेनिज्म, आप जानते हैं ना, बचपन में आप लोगों ने गेम खेला होगा, सीसॉ होता था, यहाँ एक बच्चा बैठ गया, यहाँ एक बच्चा बैठ गया, तो वो एक कभी एक ऊपर कभी एक नीचे, राइट, इस तरह सीसॉ होता रहता है। तो लोगों का ख्याल ये है कि अगर हमें राइट हैंडेड न्यूट्रिनो मिल जाता है तो हम उसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और ये थ्योरीज प्रेडिक्ट करती हैं कि अगर राइट हैंडेड न्यूट्रिनो मिला तो वो बहुत हैवी होगा, सुपर हैवी होगा, ठीक है, अबाउट 10 टू द पावर लेट्स से 12 GeV तक हो सकता है, सो सुपर हैवी। जबकि इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रिनो आमतौर पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तक का है, राइट। और कहाँ राइट हैंडेड न्यूट्रिनो 10 टू द पावर 12 GeV। तो इसके ज़रिए से हम ये एक्सप्लेन कर सकेंगे कि चूंकि ये बहुत लाइट है, ये बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल हैवी है, तो इनका कॉम्बिनेशन की वजह से जो ओवरऑल मैस बनता है न्यूट्रिनो का वो बहुत छोटा बनता है, राइट। तो इस तरह की हम टर्म को हम शायद एक्सप्लेन कर पाएँ, बट द प्रॉब्लम इज़ वी हैवंट फाउंड द राइट हैंडेड न्यूट्रिनो येट, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं ना कि ये पैरिटी को कंजर्व करता है, देखिए उसकी वजह ये थी कि न्यूट्रिनो ऑलमोस्ट मैसलेस है, लेकिन एक कहना ये चाहिए तो उल्टा होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिनो अगर मैसलेस है तो उसकी लेकिन आप बात कर रही हैं पैरिटी की, हेलिसिटी की बात नहीं हो रही है। उसकी मुझे अगर एग्जैक्टली वही चीज़ है तो फिर मुझे उसकी ज़रा सी इक्वेशन देखनी पड़ेगी, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। अगर आप मुझे ये एग्जैक्टली बता दें आपने इसको कहाँ देखा है तो मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में देख के शायद आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। आप मुझे बता सकें लेक्चर में जहाँ पे? हाँ यस सर, ये पैरिटी वायलेशन में जो है आपको बुक में अंदाज़ा है या मैं नोट्स ही खोलूँ? बुक में देखा है आपने? बुक में तो नहीं देखा, ये जो अच्छा, आपने लेक्चर दिखाया एक मिनट, जस्ट मैं देखता हूँ। ये यूनिट 3-4 के अंदर ना, यस सर 3 में। और पेज नंबर कुछ आपके जो डॉक्यूमेंट का पेज नंबर क्या है, कुछ बताएंगे मुझे आप? सर 22 होगा, हैं रियली? 23 कुछ इस तरह का होगा। ये जो लेक्चर हैं वो क्या येलो कलर के हैं ये या वही वाइट वाले हैं? नो सर, येलो वाइट वाले हैं सर, वाइट वाले हैं, ओके। स्लाइड्स। लेट मी ओपन दोज लेक्चर्स। अच्छा, मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर
इसकी कौन सी आपने बताई पेज नंबर 24? सर 23 24 22 भी है। ओके, डिस्क्रीट सिमेट्री मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसको। कौन गया आज मेरे, इसको क्या हो रहा है, शेयर। ठीक है, यहाँ बात कर रही है ना डिस्क्रीट सिमेट्री पैरिटी। अच्छा, यहाँ पे आप कहाँ पे बताएंगे मुझे, आप अगर पिन पॉइंट कर दें। ये यहीं पे पढ़ रही थी ना? पैरिटी वायलेशन इन वीक इंटरेक्शन। देखिए मैंने पेज नंबर, ये डिस्क्रीट सिमेट्रीज खोला, पैरिटी आ गया। ये आपको दिख रही है स्लाइड? यस सर। अच्छा, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ पैरिटी वायलेशन बाय वो, पैरिटी वायलेशन आ गया। ये एक्सपेरिमेंट वो डिफाइन कर रही हैं, पैरिटी वायलेशन वीक इंटरेक्शन। ओके, हाँ, ओके, राइट राइट, सही। ओके, देखिए मैं आपको बताऊं कि आप शायद इस चीज़ की वजह से परेशान हो रही हैं, या इसमें पिन पॉइंट कैसे करें। यस, आप क्या इस चीज़ की वजह से परेशान हो रही हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कह रही हैं? यस सर। ओके, यस सर। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये नहीं हो रहा कि वो राइट हैंडेड को वो प्रिजर्व कर रहा है या वो नहीं कर रहा है। देखिए इसमें ऐसा हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम राइट हैंडेड को हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि वी कह लें या मोमेंटम कह लें, एक ही बात है ना। उसमें दोनों के साइन चेंज होते हैं, साइन सेम होते हैं, ठीक है। और जो कि लेफ्ट हैंडेड होता है उसमें ये ऑपोजिट होते हैं, यानी कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और जो यानी कि ये कह लीजिए कि मोमेंटम और स्पिन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो हम उसको लेफ्ट हैंडेड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट ये है कि अगर फर्ज करें आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो अगर वो इस पार्टिकल को यहाँ पे देख रहा है कि जिसकी की स्पीड इस तरफ है, और वो जो है वो इस तरीके से घूम रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब जब ये इस तरह भागेगा, फर्ज करें कि ये भाग के इधर आया, तो इसको क्या लगेगा कि ये पार्टिकल बजाय इधर जाने के ये इस तरफ जा रहा है, ऐसे ही लगेगा ना? यस सर। अच्छा, यस। ठीक है। अच्छा, फर्ज करें कि हम अपनी दफ़ा ये कह रहे हैं कि इसकी स्पिन हम इंटैक्ट रख रहे हैं, स्पिन नहीं चेंज कर रहे, सिर्फ हम वेलोसिटी से काम ले रहे हैं। इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो अब क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज होने से ये राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड हो गया, क्योंकि अब इसकी स्पिन और वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील हो गई ना। समझ रहे हैं? ये हमने असाइन की है कि भाई राइट हैंडेड पार्टिकल को हम ये हेलिसिटी करेंगे असाइन, और लेफ्ट हैंडेड को हम ये करेंगे। तो जब आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करके आप यहाँ आई, तो ये आपको ये पार्टिकल इस तरफ जाता हुआ दिखेगा, तो उसकी वेलोसिटी का साइन चेंज हो गया, तो अब ये लेफ्ट से राइट हो गया। तो ये मतलब है इसका यहाँ पे। अगर ये मैसिव ना होता ना, तब तो इसकी हेलिसिटी इंटैक्ट रहती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब चूंकि ये मैसिव नहीं है, तो फिर इसकी हेलिसिटी फ्लिप करेगी, ये मतलब है। तो इधर आप मोमेंटम को चेंज कर लें, या आप अगर स्पिन की बात कर रहे हैं, स्पिन को अगर आप फंडामेंटल मान लें, तो फिर आप वेलोसिटी को आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, ये मतलब है इसका। सर एंगुलर मोमेंटम तो नहीं इसका वो चेंज हो रहा होगा? हाँ, नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर आप इसकी स्पिन को इंटैक्ट मान लें कि स्पिन नहीं चेंज कर रहे, तो फिर आप इसकी वेलोसिटी को या इसके मोमेंटम को आप फ्लिप कर सकते हैं। तो कोई एक चीज़ हम जो है वो चेंज कर सकते हैं, समझ रही हैं? क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दी थी उसमें मैं खुद यहाँ भाग के आ गया था, और ये कहाँ गया, और मैं इसको सामने से आता हुआ देख रहा था। तो वो तरीका इसका इक्वलेंट है। वहाँ मैं स्पिन को तब्दील कर रहा हूँ, वेलोसिटी को नहीं कर रहा, क्योंकि वेलोसिटी मेरी तरफ ही आ रही है, अभी भी वो लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये है
कि आप अगर इधर चलना शुरू कर दें तो ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी, आपको दिखेगा कि तब्दील हो गई है, बावजूद इस बात के कि वो उसकी डायरेक्शन वही होगी। ऐसा ही है कि जैसे इनिशियली आपकी कार और आपके बराबर वाली कार की स्पीड बराबर थी, लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन आपने स्पीड बढ़ाई 50 से 55 की तरफ ले गई, तो अब आपको वो गाड़ी बजाय आगे जाने के पीछे जाती हुई दिखाई देगी ना, बावजूद इस बात के कि वो भी आगे आ रही है। समझ रही है ना? यस सर। यानी वो 5 किलोमीटर पर आवर से आपको पीछे जाती हुई दिखाई देगी। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। एनी अदर क्वेश्चन? तो क्या आप में से बाकी लोग ये स्लाइड्स वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? तो बहुत अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें हैं, और ये कवर तो इसी को कर रहा था, ये हमारे ग्रिफिथ को ही कवर कर रही थी ये सारी चीज़ें। इसमें इसने ये कि थोड़ा सा उसको पॉइंट वाइज दे दिया है तो ज़रा देखना आसान हो जाता है। और कोई चीज़? ये पूरी साइंस ने, पार्टिकल फिजिक्स ने ये प्रोग्रेशन की है। जैसे जैसे डाटा आता गया, आइडियाज़ इवॉल्व होते गए, तो लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग के टूल्स इवॉल्व होते गए, फिर लोगों को पता चलता गया है कि कौन से डिकेज अगर अलाउ नहीं है तो क्यों नहीं है, और सर्टेन डिकेज अगर अलाउ हैं तो क्यों हैं। तो क्योंकि ये फिर हमें, अब जैसे ये नई ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई थी, तो उससे फिर लोगों ने कई चीज़ें इंटरेस्टिंगली समझी। जैसे कि ये एक आइडिया है ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिनो हेलिसिटी का, कि न्यूट्रिनो की हेलिसिटी क्या हो सकती है, क्योंकि पायोन की जो अगर वो रेस्ट में है तो उसकी हेलिसिटी ज़ीरो है। अब जब वो रेस्ट से डिके करेगा तो उसका मतलब है म्यून और एंटी म्यून न्यूट्रिनो की हेलिसिटी ऑपोजिट होनी चाहिए। ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए तो जिन्होंने हमें ये बताया कि जो एंटी न्यूट्रिनोज हैं वो हमेशा राइट हैंडेड होते हैं, चाहे कुछ कर लें आप। न्यूट्रिनोज लेफ्ट हैंडेड होते हैं और एंटी न्यूट्रिनो राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन राइट हैंडेड न्यूट्रिनो जो हैं, राइट हैंडेड न्यूट्रिनो कभी नहीं मिले। लेफ्ट हैंडेड एंटी न्यूट्रिनो तो मिल जाएगा जो कि राइट हैंडेड होगा, लेकिन राइट हैंडेड न्यूट्रिनो आज तक नहीं मिला है। सर उसका एंटी पार्टिकल मिल जाता मगर वो राइट हैंडेड नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये जो म्यून है ये वाला, ये बेसिकली राइट हैंडेड तो है, लेकिन ये नॉर्मल न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है। तो दूसरे मानों में आप ये कहिए कि अगर आप ये देखना चाहें कि न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल क्या होगा, तो वो ये है, उसकी हैंडेडनेस तब्दील होगी। बाकी चार्ज तो होता नहीं है ना उसके ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता।